नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है राजेश और साल 2004 का ये उनके साथ घटी घटना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राजेश। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, तब मैं जवान था और मैं एक छोटा ट्रक चलाता था और मैं रहने वाला था उत्तराखंड का। अब ज़्यादातर जो मेरा ट्रक चलता था ना लोकल एरिया में, छोटा ट्रक था, बड़ा तो था नहीं कि मैं दूर दूर दूसरे प्रदेश में जाऊं। तो ठीक ठाक था, जैसी भी कमाई मेरी चल रही थी ठीक ठाक हो रही थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी और अभी मैं किसी चक्कर में, लड़की के चक्कर में पड़ा भी नहीं था। बस मेरा ध्येय था पैसा कमाना और हमारी शादी तो जिम्मेदारी थी हमारे परिवार की, मैं भला टेंशन क्यों लूँ। लेकिन हमारे जो संगत साथ के लड़के थे, जो हमारी लाइन में थे, ट्रक ड्राइवर थे, वो बताते थे अरे कब शादी करेगा, जवान हो चुका है, क्या बुढ़ापे में करेगा। और तब मैं उनको हंस के बोलता था कि अभी उम्र क्या हुई है, अभी तो खेलने कूदने का दिन है, अभी से मैं क्यों बंधन में बन जाऊं। हालांकि मैं महसूस करता था कि जो मेरे साथी हैं वो ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन मैं इशारे इशारे में अपने माँ बाप को समझाता था। शायद मेरा इशारा वो समझ नहीं पाते थे। जब मैं घर जाता था माँ काम में लगी रहती थी और तब मैं बोलता था माँ से कि माँ ये सारा अब टाइम तुम ही मेहनत करती रहोगी, क्या कोई मेहनत करने वाली को बुला लोगी। वो मेरी बात को समझती नहीं थी और कहने लगी बेटा मुझे काम करना बहुत ही पसंद है, मैं अपना घर का काम आराम से करती हूँ, इसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और उसके बाद मैं जो बोलना था वो तो बोल चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी, फिर मैं बोलना ही छोड़ दिया था। अब उस रात की घटना बता रहा हूँ, जब मैं करीब रात के 10 बज रहा था और अपना माल में खाली करके अब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। रात का 10 बज रहा था और उस टाइम रोड बिल्कुल खाली हो चुका था। लेकिन एक दुकान जो थी ना रात में पान बीड़ी सिगरेट की, वो 10:30 बजे तक खुली रहती थी। अब मैं उस दुकान पर अपना ट्रक रोकता था, सुट्टे उट्टे मार करके और फिर मैं अपने घर की तरफ चल लेता था। वहाँ से मेरे घर जो था ना 15 से 20 मिनट के दूरी पर था। मैं उस रात भी उस दुकान पर पहुँचता हूँ, 10 बजे की बात है। दुकानदार पहचानता था मुझे। हाँ, कहने लगा राजेश भाई इतना आज लेट कैसे हो गए, आप तो 9 बजे 9:30 तक आ जाते हो। मैं कहने लगा भाई हमारा काम ही ऐसा है, कभी कभी तो आपकी दुकान जब बढ़ा लेते हो तब मैं इधर से गुजरता हूँ, ये तो हमारे साथ में चलता रहता है। मैं उस दुकान पर खड़ा होकर के उससे गप लड़ाता हुआ, बात करता हुआ और सुट्टा लगा रहा था। आखिरकार 10-15 मिनट बीत जाते हैं तो कहता है कि आज मैं भी टाइम से घर निकलता हूँ, और वो अपनी दुकान बढ़ाने लगा। मैंने कहा कि ठीक है भैया, चलो मैं भी अब निकलता हूँ। वो दूसरे साइड में जाने वाला था, अब मैं दूसरी साइड में, मतलब मंजिल दोनों का अलग अलग था, अलग अलग दिशा में था। नहीं तो अगर मेरे रास्ते में होता तो मैं उसको ले जाता। खैर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा और मैं सुट्टा लगाता रह गया। सोच रहा था कि चलो सुट्टा ख़त्म कर लूँ और तब मैं निकल लूँगा। और उसी वक्त सड़क पर 2 लोग मुझे दिखाई देते। जब वो लोग दूर थे ना तो मैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लैंप पोस्ट के पास में आते हैं, जब रोशनी के अब दायरे में पहुंचते हैं, तब मैं उनकी तरफ ध्यान से देखता हूं कि भाई अब रात तो सुनसान हो गई है, ये लोग कौन हैं। तब देखता हूं कि एक बूढ़ी औरत है और उसके साथ एक जवान लड़की है। बूढ़ी औरत थोड़ा चलने में उसको दिक्कत हो रही है और वो जवान लड़की उसको सहारा दे करके अब पैदल ही उसको लेके जा रही है। मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, फिर अपना सुट्टा ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तभी वो लड़की और बूढ़ी औरत हमारे पास आ जाती है। सड़क पर चलते, सड़क किनारे मैं भी खड़ा था, ट्रक बगल में खड़ा था। बूढ़ी तो चलती जा रही थी, लेकिन बूढ़ी को जो सहारा दे रखी थी लड़की, वो उसको छोड़ देती है, मेरे पास में आ जाती है। सर ये आपकी ट्रक है।
मैंने बोला हाँ जी, मेरा ही ट्रक है, थोड़ी सी आप मदद करेंगे, मुस्कुराते हुए बोली। लड़की देखने में आकर्षक थी और बड़े बड़े नैन उसके, गोरा चेहरा और अच्छी खासी लंबाई भी थी, ढंग के कपड़े पहने हुए थी। मैं समझते देर नहीं लगा कि अब अच्छे खासे घर की है, सुंदर सी लड़की है। मैंने अब ऐसे ही बोला, जी बताइए क्या मदद चाहिए। आप मुझे मेरी माँ को आगे तक छोड़ देंगे, ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन माँ का तबीयत बिगड़ा हुआ है ना। मैं सामने वाले रोड पर उतरी थी, बस वाले ने वहीं रोक दिया था। अब उधर से आपको मालूम है ना, बाईपास से निकल जाता है। लेकिन आज हमें ना कोई रिक्शा मिला ना कोई साधन मिला, रात ज़्यादा हो गई है ना, तो आप इतना मेहरबानी करेंगे। मैंने सोचा कि हाँ, ये तो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो बूढ़ी है बेचारी, चल नहीं पा रही है, और लड़की झूठ थोड़ी बोलेगी। मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी इसी रास्ते में जा रहा हूँ, जहाँ कहोगी आपको हम रोक देंगे, उतार देंगे। चलिए आप बैठ जाइए, गेट खुला हुआ है, उस साइड से बैठ जाइए, कंडक्टर साइड सीट से। और मैं भी सिगरेट ख़त्म कर चुका था, और फिर मैं स्टीयरिंग की अब संभाल लेता हूँ। और तब तक बूढ़ी औरत जो है ना, चढ़ने में उसको परेशानी हो रही थी। लड़की जो कह रही थी कि माँ चढ़ जाओ ना, चढ़ जाओ ना, देखो हिम्मत तो करो। जब बूढ़ी चढ़ नहीं पाती है ना, तब वो लड़की देखने में दुबली पतली थी, लेकिन उसके अंदर मैंने ताकत का अंदाज़ा लगाया था। अपनी माँ को, जो उसका स्वास्थ्य देखने में अच्छा खासा था, एक झटके में जैसे फूल के माफिक उठा करके सीट पर रख देती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था। मैं उसको देख करके, ये दुबली पतली लड़की है, सुंदर है, लेकिन इसमें इतना ताकत कैसे है। वो जो उसकी माँ थी ना, कम से कम 70-75 किलो की होगी, वजन ज़्यादा था, मोटापा था। ये नाजुक सी लड़की थी, इतना वजन को अब कैसे उठा सकती अपने दोनों हाथों से, जैसे वो अब खिलौना की तरह। खैर, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया कि हो भी सकता है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो लड़की आकर के बैठ जाती है, कहती है कि सर आप चलिए आप। मैं अपना जो गियर था डाल चुका था, और फिर रोड पर ध्यान देते हुए चलने लगा। माँ बेटी चुपचाप थी, ना तो माँ बोल रही थी ना बेटी बोल रही थी। अब मैं भी ज़्यादा बातूनी नहीं था, तो मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। और बात करना क्या, ये अनजान लोग हैं, अब कुछ देर के बाद में उतर जाएंगे, इनसे कौन सा हमें रिश्ता बनाना, किनसे इनसे कौन सी जान पहचान करना। मैं अब चलता जा रहा हूँ। अब कुछ देर चलने के बाद में अब वो जो लड़की थी कहने लगी, सर अब गाड़ी रोक दीजिए, हम लोग जगह पर आ गए हैं, आप थोड़ा मदद कर दीजिए मेरी माँ को उतारने में। मैं अपने माँ को उठाई ना, तो मेरे हाथ में दर्द से हो गए। मैं समझ गया कि लड़की जोश जोश में तो अपनी माँ को उठा दिया था, लेकिन हाँ, वजन ज़्यादा था, तो ये तो परेशानी होना ही था। मैंने कहने लगा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ये मदद कर देता हूँ। फिर मैं कंडक्टर साइड ट्रक से उतर के जाता हूँ और उनकी माँ को, लड़की की माँ को उतारने में मदद करता हूँ। एक साइड से आप संभाल करके लड़की भी हाथ लगाती, और मैं भरपूर जोर लगा करके नीचे खड़ा कर देता हूँ। माँ कहती है, बेटा ठीक है, बहुत बहुत आपका मेहरबानी, अब आप घर चले जाओ, आप निकल जाओ। लड़की कहने लगी, अरे सुनिए ना सर, सुनिए तो सही, देखिए ना माँ का तबीयत खराब है, हमारा घर है ना, देख रहे हैं ना, बस उतना दूरी पर है। घर में मुझे लाइट चमकती हुई दिख रही थी, रोड के थोड़ा ही दूरी पर था, खेतों के इलाके में था। थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए ना, थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मेरी माँ को एक साइड से सहारा दे दीजिएगा और हमारी माँ पहुँच जाएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, इतना सा मदद कर दीजिए। मुझे भी लगने लगा कि हाँ, लड़की तो सही कह रही है, वाकई में ये मदद तो करना चाहिए। लेकिन लड़की की माँ कह रही थी कि नहीं बेटा, तू जा, निकल जा, तेरे भी घर बार होगा, देख रात ज़्यादा हो चुकी है, तू अपने घर जा, तू अपने घर जा। माँ बार बार मुझे जाने को कह रही थी, और वो जो लड़की थी ना, अपनी अदा दिखाने लगी। खूबसूरत तो थी, मुस्कुरा मुस्कुरा करके मुझसे अब कह रही थी, अरे छोड़िए ना, माँ को बात को छोड़िए, आप देख रहे हैं ना किस कंडीशन में है, चलना फिरना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए। माँ बार बार कहती कि बेटा मैं चली जाऊँगी, चली जाऊँगी, तुम अपने रास्ते चले जाओ,
जहाँ जाना है आप निकल जाओ, मैं चली जाऊँगी, ये तो घर रहा मेरा। लेकिन लड़की का गुहार सुन करके अब मैं रुक जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं माँ जी, चलिए मैं आपको घर तक पहुँचा देता हूँ। मैं अपने ट्रक को लॉक करता हूँ और फिर एक हाथ से सहारा देकर दूसरी साइड से उसकी बेटी, हम उस पगडंडी पर चल देते हैं। कुछ देर के बाद हम घर में पहुँच जाते हैं। घर में रोशनी तो थी लेकिन ताला बंद था। लड़की ताला खोलती है और कहती है कि आप अंदर आ जाइए, माँ को थोड़ा आराम करने में मदद कर दीजिए, बस इतना ही से काम है। ये भी काम कर देता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि माँ जी मैं चल रहा हूँ। माँ भी कहती है कि हाँ बेटा आप चले जाओ। तब लड़की कहती है कि यार रुकिए सही, आप इतना मेरा मदद किए, कम से कम पानी वानी तो पी लीजिए। अब मैं कहने लगा नहीं, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, मैं भी पास का रहने वाला हूँ। मैंने कभी आपको देखा नहीं, इस रास्ते पर आते जाते, तो आप इसको बुरा मत मानिएगा। मैं पूछना चाहता था कि आप अपनी माँ को इतनी देर कौन से हॉस्पिटल से लेके आ रही हो। लड़की मेरी बात को मतलब समझ गई थी। वो हॉस्पिटल के नाम भी बताती है कि हम वहाँ पर डॉक्टर साहब के पास में गए थे, अपनी माँ का इलाज मेरा वहीं होता है और हम दवा दारू लेकर के सब आ रहे हैं। खैर मैं संतुष्ट तो हो गया था, लेकिन मैं देख रहा था कि घर में कोई मर्द नहीं था, बस ये बूढ़ी माँ और वो लड़की। तब मैं पूछता हूँ कि आपके घर में कोई मर्द वगैरह नहीं है, आपके डैडी नहीं है, पापा नहीं है, आपके कोई भाई वगैरह नहीं है। तब वो लड़की थोड़ा मायूस जाती है, कहती है कि नहीं जी, कोई नहीं है, मेरे पापा गुजर चुके हैं और मेरा भाई है ही नहीं। हम 2 बहन, एक बहन का शादी हो चुका है, अब बस मैं ही बची पड़ी हूँ। लड़की की मोहक बातें मुझे आकर्षक लगने लगी। आई बीच बीच में जो उनकी बूढ़ी माँ थी, और वो कह रही थी कि बेटी अब बात हो गई ना, इनको जाने दो ना, इनको भी देर हो रही होगी, ये भी अपना घर पहुँच जाएंगे ना। तब लड़की कहती कि क्या मैं इनको बांध रखी हूँ, देखो आज़ाद हैं, जा सकते हैं, अब थोड़ी देर बात कर लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। माँ आप सो जाओ, आप इनकी चिंता मत करो ना हमारी चिंता करो। दरवाज़ा भीड़ देती कि माँ आप आराम करो, मैं इनको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। वो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आई। अब सच कहूँ ना, मैं उस लड़की से आकर्षित हो गया था। मैं पहली बार किसी अनजानी लड़की से, और वो भी खूबसूरत लड़की से, अब एकांत में, और वो भी रात के टाइम मिल रहा था। अंदर में बड़ा एक घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही थी। लड़की मुझसे अब जरा सट के चल रही थी। कभी कभी उसका बदन मुझसे टकरा जाता था तो पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि बिजली का झटका मेरे शरीर के अंदर में लग चुका है। और सच कहूँ ना, वो जानबूझ करके ऐसा वो कर रही थी। इतनी खुली जगह थी, वो चाहती तो मेरे से दूर होकर चल सकती थी। आखिरकार उस घर से और बीच जो रोड था, हम उस बीच की दूरी तक पहुंच गए थे। वहाँ पर एक पेड़ था। पेड़ के पास रुक जाती है और कहती है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ और फिर आप चले जाना। आप घर में कौन कौन है? आपके माता पिता हैं? मतलब वो घर बारे में सब कुछ मुझसे पूछने लगी। मैं अपने बारे में सब कुछ जानकारी देने लगा। एक तोते की तरह मैं फटाफट बोलने लगा। जैसे वो मेरे सवाल पूछ रही थी, मैं किसी बात को छिपा नहीं रहा था। सब कुछ अपने घर परिवार के बारे में बताने लगा। तब मुस्कुरा के कहती है कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, काश आप मेरे मित्र होते। मेरे मुंह से अचानक निकलता है तो हम मित्र बन जाते हैं ना। मुझे भी उस लड़की में बहुत रुचि थी, मुझे भी आकर्षित लग रही थी। तब वो कहने लगी, अरे ये तो मेरा नसीब अच्छा है कि आप जैसे नौजवान लड़का, खूबसूरत हट्टा कट्टा लड़का मेरा मित्र बन गया। मैं तो खुश हो गई। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं और बात करते हैं, रात अपनी है ना। तब मैं कहता हूँ कि देखिए आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए, पहले उनको जो भी करना है कीजिए, उनको खाना पीना खिलाइए, और फिर हम दोस्त बन गए ना, मिलते रहेंगे। हालांकि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि बूढ़ी माँ को वो छोड़ करके मेरे साथ प्रेम प्रसंग बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ये मुझे सही नहीं लग रहा था। तब वो करने की, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, अब हम दोस्त तो बन ही गए हैं तो मिलते रहेंगे।
कल भी आप इसी टाइम पे गुजरेंगे? मैंने बोला हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कभी मैं जल्दी आ जाता हूँ और कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। मैं आपका इंतज़ार इसी पेड़ के पास में करूँगी, आप आइएगा ज़रूर। मैं उस लड़की की तरफ देखता ही रह गया। लड़की इतनी बात बोल करके दौड़ती हुई उस घर में दाखिल हो जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है, रोशनी भी बंद हो जाता है। अब मैं खड़ा खड़ा उस पेड़ के पास में उस घर की तरफ देख रहा था जो रोशनी बुझ चुकी थी। हाँ, मैं इतना उस लड़की से आकर्षित हो गया था, मैं भी खुश था कि चलो अब मेरी दोस्त बन गई है। हाँ, मैं खुश होकर के अपने ट्रक की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपने घर लौटा जाता हूँ। अब रोज़ का यही मेरा काम था। सुबह मैं अपने वक्त पर निकलता था और रात के टाइम थोड़ा आगे पीछे 9 से 10 के 10:30 के बीच में मैं उसी रास्ते से अब गुजरता था। जब लौटने का वक्त हुआ ना, तो मैं बेहद ही रोमांच से भरा हुआ था। मुझे लगा कि आज मैं लड़की से मिलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके चलना चाहिए। मैं अंदर से बड़ा खुश था। आज मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था, लेकिन गिफ्ट लूँ तो क्या लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं सोचता हूँ कि चलो आज कोई बढ़िया सी मिठाई लेके जाते हैं। हाँ, यही सोच करके मैं अच्छी सी मिठाई खरीदता हूँ बाज़ार से। अब फिर अपने ट्रक लेकर के अब अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ। उस दुकान पे पहुँचता हूँ पान बीड़ी वाले सिगरेट के पास में। तो आज मैं जल्दी ही पहुँच गया था, 9 साढ़े 9 का वक्त था। वो मुझे देख करके खुश हुआ और जैसे हम लोग रोज़ बातचीत करते थे, मैं सुट्टा लगाते हुए बातचीत करने लगा। और मैं जल्दी जल्दी आज सुट्टा लगा रहा था, तो पनवाड़ी जो था कहने लगा, आज कुछ जल्दी में दिख रहे हो, बात क्या है दोस्त? मैं कहने लगा कि अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, बस आज थोड़ा तबीयत थका हुआ है तो मैं घर जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब वो भी कहने लगा कि ठीक, जब तबीयत सही नहीं है तो आपको घर निकल आना चाहिए। हाँ, वही मैं करता हूँ, सुट्टा ख़त्म करता हूँ और फिर अपने ट्रक स्टार्ट करके और उसी तरफ अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ। और जहाँ पर उस लड़की का घर था, मैं उस जगह पर आकर के ट्रक को रोक देता हूँ। कुछ देर तक तो अंदर बैठा रहता हूँ कि मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। मैं उस तरफ देखता हूँ जिधर वो घर है। घर में वो अंधेरा था, उजाला नहीं था। अगर चांद की रोशनी नहीं होती ना, तो घर भी मुझे साफ साफ दिखता भी नहीं, लेकिन चांद की रोशनी थी, इसलिए मैं उस घर को देख पा रहा था। मेरा मन तो कह रहा था कि चल बेटा, जब तुझे उस लड़की बुलाई है तो उस घर में क्यों जाना है, उसी पेड़ के पास जाकर के इंतज़ार करूँगा, लड़की आ जाएगी। आखिरकार मैं थोड़ा अब इंतज़ार ही कर लेता हूँ। हिम्मत नहीं हो रही कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। आखिरकार कुछ देर बिताने के बाद मैं अब अंदर हिम्मत लाता हूँ। फिर उस मिठाई का पैकेट लेकर के ट्रक से उतर जाता हूँ, लॉक करता हूँ ट्रक को। फिर उस पेड़ के पास जाकर रुक जाता हूँ। मेरी निगाहें उस घर की तरफ लगी हुई थी। शायद ट्रक की आवाज़ सुनकर के लड़की को पता लग गया होगा कि मैं उस एरिया में उस जगह पर आ गया हूँ। लेकिन अभी तक ना तो दरवाज़ा खुला था, ना कमरे की कोई घर की लाइट जली थी, अंधेरा ही अंधेरा था। मैं सोचा कि चलो अब थोड़ा देर देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं। अब पहली बार तो मुलाकात है, मन में घबराहट भी थी, बेचैनी भी थी और एक तरह से आनंद भी था। आखिरकार उस पेड़ के पास में बैठ जाता हूँ, मिठाई का डब्बा रख देता हूँ और घर की तरफ निगाहें लगा के रखा हूँ कि जैसे घर से निकलेगी और मुझे पता चल जाएगा। अचानक 10-1 मिनट बीत जाता है इंतज़ार करते करते। अब मैं घर पर निगाहें लगा रखा हूँ, मुझे लगा कि अब निकलेगी अब निकलेगी, लेकिन घर में तो कोई रोशनी था ही नहीं, दरवाज़ा बंद था। मैं सोचने लगा कि क्या मैं लौट जाऊँ, शायद या तो घर पर नहीं है या उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई होगी। मुझे यही रीज़न अब लगा कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है। हाँ, मैं उस जगह से उठता हूँ जहाँ पर बैठा था। अचानक जब उठ करके पीछे मुड़ता हूँ ना, तो उसी लड़की को पाता हूँ। वही चंचल शोक हसीना लड़की मेरे सामने खड़ी है, मुझे देख करके मुस्कुराई जा रही है, मुस्कुराई जा रही है। और जब मैं उसको देखता हूँ ना,
तो एकदम दंग रह जाता हूँ। अरे, मैं तो इसको घर की तरफ देख रहा था कि घर की तरफ से आएगी, लेकिन ये ना जाने कहाँ से आ गई। लड़की आकर के मुझसे लेपट जाती है और कहने लगी कि सर, मुझे पता था कि आप आओगी ज़रूर, मैं आपकी इंतज़ार कर रही थी। मैं कहने लगा, अरे मैं तो काफ़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप थी कहाँ? आपका घर में कोई रोशनी नहीं, अंधेरा है, और आप ना जाने कहाँ से आई, कैसे आई? तब वो कहने लगी, यार ये क्या है, ये क्या है? मैं शर्माते हुए कहने लगा कि देखिए, अब पहली बार हम मिल रहे हैं ना, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या अब पहली बार में लड़की को देना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जो समझ में आया तो सोचा कि चलो आपके लिए बढ़िया से मिठाई लेके चलूँ, मुंह मीठा कराऊँ। लड़की बड़ा खुश हो गई और कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा किया, ये ऐसी मिठाई मेरे माँ को बहुत पसंद है, लेकिन मुझको नहीं, मुझको तो कुछ और पसंद है। और तब मैं कहने लगा कि आपको क्या पसंद है? और तब वो कहने लगी कि अगर आपको लाना है ना, मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना है, तो बढ़िया से इत्र लेके आना, खुशबू वाला, जिसकी सुगंध बहुत अच्छी हो, और मुझे नॉन वेज पसंद है। ये तो मैं मिठाई अपनी माँ को दे दूँगी। चलिए, अच्छा हुआ कि आप लेके आए। चलिए बैठते हैं। अब इसके बाद हम उसी पेड़ के पास बैठ कर के बातचीत का शुरुआत कर देते हैं। पहली रात थी, पहली प्रेमिका के साथ में बड़ा आनंद आ रहा था, और इतना नज़दीक सट के बैठी हुई थी कि मेरे शरीर में ऊर्जा का आभास हो रहा था। मन बेचैन हो रहा था, घबराहट हो रहा था। मेरा मन भी थोड़ा व्याकुल हो चुका था। मैं वो अपने बाहों में भरने जा रहा था, और तब कहने लगी, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, फल मीठा मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, 3 दिन बाद में। मैं बोला, ऐसा क्यों? और तब हंस के कहने लगी, आप नौजवान लड़के हो ना, आपको पता भी नहीं होगा, ये लेडीज़ की बीमारी है, आप समझ नहीं पाओगे। 3 दिन का मतलब 3 दिन होता है। 3 दिन के बाद हम इसी पेड़ के नीचे बैठेंगे, आराम से जो आपकी इच्छा हो वो पूरी कर लेना। मैं बड़ा आश्चर्य में था, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि ये टाल रही है, ये टाल रही है। और तब मुझे वो समझाने लगी कि नहीं नहीं, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, लेकिन आप समझोगे नहीं। आप छोड़िए, अब 3 दिन बाद मैं आपको जो चाहोगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा सा कहूँ ना, उदास हो गया था। खैर, वो मेरा मन बहला रही थी, और तभी अचानक उठ करके खड़ी हो गई और मिठाई का डब्बा लेके कहने लगी, अब आप जाओ, कल भी आओगे ना, तो देखना, भूलना मत, मेरे लिए इत्र लाना और नॉन वेज लाना। माँ को तो मिठाई पसंद है, माँ तो आज खा कर खुश हो जाएगी। चलिए, आप निकल जाइए, मैं भी अब माँ के पास जा रही हूँ। और तब मैं पूछता हूँ कि आप आ कहाँ से रही थी? और तब वो कहने लगी कि मेरे घर में दूसरा गेट भी है, पिछली साइड से खुलता है। अब मैं आपको आश्चर्य में डालना चाहती थी, और देखो, डाल भी दिया ना। हंसते हुए और वो मुस्कुराते हुए आप अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं उसको देखता रहा। अब इसके बाद मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, उसको जाता देखता रहा, और सही में वो पीछे की तरफ गई, और उसके बाद वो नज़र नहीं आई। मैं फिर अपने ट्रक में लौटता हूँ और बड़ा खुश रहता हूँ। मेरी इच्छा तो खैर पूरी नहीं हुई थी, अब मैं अपने घर की तरफ लौट आता हूँ। अगले दिन भी अब उस लड़की का डिमांड को पूरा करता हूँ। बढ़िया से इत्र लेता हूँ, बड़ा अच्छी खुशबू वाला, और उसके लिए नॉन वेज, जो कि मैं खाता नहीं था, मैं उसके लिए खुश करने के लिए नॉन वेज पैक करा करके और लेके आता हूँ। नॉन वेज देख करके लड़की बड़ा खुश हो जाती है, और इत्र देख करके उसी वक्त अपने बदन पर लगाने लगती है और कहती है कि कैसा खुशबू आ रहा है। मैं कहने लगा कि बहुत अच्छी आ रहा है। इसके बाद वो नॉन वेज खाने लगती है, मुझसे कहती कि आप नहीं खाओगे? तब मैं कहने लगा कि नहीं, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, हमारे परिवार में कोई खाता नहीं है। इस तरह कहूँ ना कि वो 3 दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। आज चाँद बड़ा दिखाई दे रहा था, और उस टाइम कहूँ ना कि कब अमावस होती है, कब पूर्णमासी होती है, मैं इन चीज़ों पर ध्यान देता नहीं था। बस मुझे तारीख याद होती थी कि आज तारीख है, और ये दिन तो कभी कभी मैं भूल भी जाता था। दिन के में मुझे याद नहीं है कि आज संडे है या मंडे है। ऐसा ही था मैं। जब मैं अब वो पूर्णमासी की रात थी, मुझे नहीं मालूम था। उस रात में जा कर के मुझे पता चला कि आज पूर्णमासी की रात है।
मैं उसी पेड़ के पास पहुंचता हूं, अपनी प्रेमिका को नॉन वेज लेकर के। और इत्र तो मैं ला के दे चुका था, अब उसकी माँ के लिए कुछ मिठाई भी ले आया था। देख के खुश जाती है और कहती है कि आज मैं आपको एक तरफ से खुश कर दूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी, आप मुझे अच्छी लगती हो, क्या मैं आपकी अच्छी लगती हूँ? और तब मैं कहने लगा कि आपके पास मैं रोज़ आके रुकता हूँ, आपके पास बैठता हूँ, तो आपको क्या लगता है अगर आप मुझे पसंद नहीं हैं तो मैं क्या आपके पास में आता? आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं तो आपको पहली नज़र में देख करके प्यार करने लगा था, लेकिन मैं बोलने में कतरा रहा था। हाँ, तब लड़की खिलखिला के हंसने लगी। हाँ, कहने लगी कि मैं बस ये खा लूँ और तब हम दोनों एक हो जाएंगे। सही कहूँ, उस वक्त का मुझे इंतज़ार था। हाँ, जल्दी जल्दी नॉन वेज खाने लगती है। हाँ, फिर कहती है कि मैं ये मिठाई अपनी माँ को दे के आ रही हूँ, आप यहीं इंतज़ार रखिएगा। मैं बैठा रहता हूँ और वो अपने घर के पीछे तरफ चली जाती है। हाँ, अभी तक उस घर में रोशनी नाम का कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, कुछ ही देर के बाद में बस गई और डब्बा को रखा जैसे और वापस आ गई थी। आकर के मेरे बगल में बैठ जाती है। अब इसके बाद मुझसे लिपट जाती है। जैसे ही मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता था, तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ती है, मैं तो सन्न रह जाता हूँ। ये कौन है भाई, इतनी रात को? जैसे ही मैं देखता हूँ अपनी नज़रें उठा करके, हम दोनों का हालत जो था ना, अस्त व्यस्त था। वो कोई और नहीं, उस लड़की, खूबसूरत लड़की की मम्मी थी। कब आकर के खड़ी होकर के कड़कती आवाज़ में कह रही है, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो जुबान सिल गए थे, मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि आज तो मैं बेमौलत, अब एक तरह से मैं फंस चुका हूँ। मैं घबरा गया था, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही। तब लड़की कहने लगी, जैसे उसको शर्म आया थी नहीं। उस टाइम मैंने जो उसका चेहरा देखा, उसकी बोलचाल का भाषा देखा, वो अपनी माँ को डांट रही थी कि माँ, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे मामले में दखल मत दिया करो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आती है? जाओ माँ, अपने घर में लौट जाओ, जाओ आप आराम करो, आप हमारे मामले में बिल्कुल दखल मत दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ इससे आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं उस लड़की की आवाज़ सुन रहा था, जो आवाज़ बहुत ही कड़क थी। ऐसा भी भला कोई अपने माँ के साथ में बोल सकता है ऊंची आवाज़ में? अपनी माँ को आदेश दे देती कि माँ आप यहाँ चले जाओ, ये मेरा काम है, मुझे क्या करना है मुझे सब पता है। लेकिन माँ कह रही थी कि नहीं बेटा, तू जो कर रही है ना गलत है, ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सच कहूँ ना कि मैं इतना डरा हुआ था, जिस हालत में था उसी हालत में पड़ा था, जैसे मुझे सांप सूंघ गया था। उसकी माँ के आगे मैं इतना शर्मिंदगी का एहसास कर रहा था। लेकिन उस लड़की को अब हया नाम की चीज़ नहीं थी, अपने माँ को डांट रही थी। माँ बेटी में संवाद चल रहा था। माँ कह रही थी कि जो तू कर रही है गलत है, ऐसा मैं आज के बाद में होने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें पहले भी कहा था, ये काम को बंद कर दे, दोबारा इस काम को कभी शुरुआत मत करना, लेकिन तू फिर अपने उसी रूप में लौट आई है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, किसी की ज़िंदगी में ख़राब नहीं होने देंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ उसको क्यों रोक रही थी, और वो ऐसा कौन सा जुल्म कर रही थी मेरे साथ में। मेरे साथ में तो प्रेम ही कर रही थी, हम एक प्रेमी जोड़ा थे, आपस में प्रेम करने का हमारा अधिकार था। लड़की भी बालिग थी, मैं भी बालिग था, तो इसमें हर्ज क्या था? लेकिन लड़की और माँ का बहस जारी था। लड़की कह रही थी बार बार, माँ मुझे बेबस मत करा कि मैं तुम पर कोई अब ऐसा करूं, अब तुम मेरी बात को समझ जा, और जा तू आराम कर ले, लेट जा अपने कमरे में जा करके, मुझे छोड़ दे अकेले में। लेकिन माँ कह रही थी कि नहीं बेटा, मैं इस नौजवान का ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगी, और नहीं और नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें भला मेरी ज़िंदगी कैसे खराब होने वाली है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस वक्त में। माँ बेटी का बहस कुछ ज़्यादा ही हो गया था, और तब बेटी उठ करके खड़ी हो गई, जिस हालत में थी, आधा अधूरे कपड़े में। उसको जरा भी शर्म आया, मैं कई बार बता चुका हूँ, उसको शर्म थी नहीं, जैसे निर्लज हो चुकी थी। अपने माँ को धक्का देने लगी, तू ऐसे नहीं मानेगी, मैंने कहा ना
कि मेरे मामले में दखल मत दिया कर, अपने काम में रखा कर, मैं तेरे लिए अब ना जाने क्या क्या करती हूँ। और अब एक तरह से उलझ गई थी, अपनी माँ के साथ में धकेलने लगी और धकेलते हुए जिसे पीछे हटा रही है। हाँ माँ, वो भी माँ थी। हाँ, कहने लगी नहीं बेटा, मैं इस नौजवान लड़के को अब तेरी शिकार बनने नहीं दूंगी। मैं इसको अब मैं अब एक तरह से अंधेरे में धकेलना नहीं चाहती। तू इसको छोड़ दे। हाँ, तू चल यहाँ से, मेरे साथ में चल। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। अब माँ कह रही थी कि बेटा अपने कपड़े ठीक कर और तू यहाँ से निकल ले, जितना जल्दी हो सके निकल ले निकल ले। लेकिन अभी भी मुझे माँ बेटी की लड़ाई का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। आखिर माँ क्यों रुक रही थी? ऐसा हम कौन सा जुल्म किए थे? हम तो प्रेमी कर रहे थे। लेकिन मैं अब इतना तो समझ चुका था कि मामला बिगड़ गया है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैं उठता हूँ और अपने कपड़े सही करने लगता हूँ। तब लड़की कहती है नहीं राजेश, तुम यहीं बैठोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये हमारा तुम्हारा मामला है, इसमें माँ को कोई मतलब नहीं है, हम समझ लेंगे आपस में। तब माँ कहती है कि देख बेटा, अगर अपनी जान बचाना है ना तब यहाँ से निकल ले, नहीं तो तू अब सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा। इस लड़की का शिकार बन जाएगा, ये तेरी शिकार बना देगी। फिर वो कहती है राजेश को। राजेश जब उसकी पूरी बात का मतलब समझते हैं ना तो कांप जाते हैं। जो लड़की की माँ है ना वो कहती है बेटा तू यहाँ से भाग जा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, भाग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं बचेगी। आज पूर्णवासी की रात है, आइए तेरी खात्मा कर देगी, तेरे शरीर का एक एक बूंद निचोड़ करके ये पी जाएगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तेरी आत्मा को कैद करके इसी घर में रखेगी, नौकर बना करके अपनी हवस को शांत करेगी। लेकिन अब तू समझ जा, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो मैं कह रही हूँ जितना जल्दी हो सके निकल जा। लड़की बार बार उसका मुंह बंद कर रही थी। राजेश जी ये सब बातें सुन करके बड़ा अजीब लग रहा था। अरे ये सुंदर लड़की मेरा जान क्यों लेगी भाई, मुझसे प्रेम करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन माँ बार बार चिल्ला रही थी कि बेटा भाग जा, बेटा भाग जा, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा। तब अभी भी समझ नहीं रहे थे, भाग नहीं रहे थे। राजेश उसी जगह पर खड़ा होकर के माँ बेटी की लड़ाई देख रहे थे। तब माँ चिल्ला के कहती है कि बेटा तूने इसका असली रूप नहीं देखा है, ये चुड़ैल है। आप सरल भाषा में कहूँ ना तो इसी भाषा को समझता होगा। ये चुड़ैल प्रेतात्मा है, एक प्रेतात्मा है। आप कुछ देर के बाद ये तेरी खात्मा कर देगी। सच कहूँ ना कि उस टाइम राजेश जी का कहना था कि मैं तो कांप गया था। चुड़ैल का शब्द जैसे ही मेरे कानों में गूंजता है मैं तो डर गया था। मैं भाग खड़ा होता हूँ। तभी अपनी माँ को धकेल करके वो लड़की मेरी तरफ दौड़ पड़ती है। नहीं राजेश, माँ झूठ बोल रही है, माँ झूठ बोल रही है। तब तक मैं अपने ट्रक के पास आ करके ट्रक में बैठ चुका था। मेरे ट्रक के सामने रास्ता रोक के खड़ी थी। कह रही थी कि नहीं राजेश, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। ये पूनम की रात है और आज हमारी अब मिलन की रात है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था। माँ उसकी जैसे कहाँ गायब हो गई थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही थी। मैं कहूँ ना कि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं कहने लगा नहीं नहीं, मैं और नहीं आपसे मिलूँगा, फिर मैं कभी मिलूँगा, अब आज नहीं, फिर किसी दिन। आप आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए। लेकिन लड़की कहती कि नहीं, मिलना तो आज ही है, तुम यहाँ से ऐसे जा नहीं सकते राजेश, तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकती। आज पूनम की रात है, आज हमारी मिलन की रात है, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। आखिरकार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये बार बार पूनम पूनम की रात और मिलन क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं कहने लगा नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मेरे घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं फिर कभी मिलूँगा, अब आप आगे से हट जाओ। लेकिन लड़की नहीं हटती है, गुस्सा हो जाती है और अचानक गुस्से में अपने पैर पटकने लगती है और उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है ना, अलग अलग तरह की आवाज़ निकलनी शुरू होती है। और तब अपना रंग रूप सब कुछ बदलने लगती है। देखने में इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें जो सुंदर आंखें थी, जिसकी आंखों के कारण मैं उस पर मोहित हुआ था,
और वो आंखें अंगार की तरह दिख रही थी। आज जैसे उसके पैर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे, हवा में जैसे तैर रही थी। आप बार बार कहती कि नहीं, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, तुम यहाँ से निकल कर नहीं जा सकती। तब कहूँ कि मैं उसकी असलियत को पहचान पाया था। इसके बाद मैं कुछ नहीं समझ पाया। ट्रक स्टार्ट किया और मैं दौड़ाते हुए अब मैं अपने घर की तरफ अब भाग निकला था। मैं पीछे मुड़ कर देखना भी नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरे पीछा कर रही है कि नहीं कर रही है। जब मैं अपने घर के गांव के पास पहुंचता हूं, तब मैं सांस लेता हूं, इतना भयभीत हुआ था। आखिर वो लड़की और लड़की की माँ कौन थे, कुछ भी मुझे पता नहीं था। मैं घर पहुंचता हूं। अब इसके बाद मेरी डरी हुई हालत देख करके परिवार वाले पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या राजेश। तब मैं सारी घटना बताता हूँ। तब हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि बेटा, तुम किसी छलावा से तो नहीं मिल रही है, ये कोई जैसा तुम बता रहे हो कोई प्रेतात्मा ही हो सकती है, माँ बेटी प्रेतात्मा ही हो सकती है। लेकिन मेरे परिवार वालों को अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद मैं 2 दिन तो अपने घर से निकला नहीं था। आखिर मुझे काम भी करना था। अब मैं कब तक अपने घर में बैठा रहूँगा। अब ये घटना मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। अब मैं अपने काम पर निकलता हूँ। लेकिन शाम होने से पहले मैं जितना ट्रिप करता था, 3 ट्रिप गोदाम का लगाता था, बस 2 ही ट्रिप करके एक ट्रिप को छोड़ देता हूँ। 2 ही ट्रिप करके मैं लौट आता हूँ। और उस जगह पर मैं जहाँ सिगरेट का कस लगाया करता था, अभी अंधेरा नहीं हुआ था तो अपना ट्रक रोक लेता हूँ और वहाँ सिगरेट का सुट्टा मारने जाता हूँ। तब उस पनवाड़ी से उस घटना के बारे में जिक्र करता हूँ कि भाई, इसी रोड पर आगे जा कर के एक खेतों के अंदर घर बना हुआ है और वहाँ पर जो भी घटना मेरे साथ घटी थी सब कुछ बता देता हूँ। वो घटना सुन कर के जैसे वो हैरान हैरान नहीं हुआ, वो मुझे घूर कर देखने लगा। कहने लगा कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था उस दिन कि तुम उस चुड़ैल के पंजे से मुक्त हो गए, नहीं तो तुम बच नहीं सकते थे। अगर बच भी जाते ना तो तुम पागल हो जाते। ऐसा ही कर देती है। पूर्णमासी की रात को अब वो आत्मा पावरफुल हो जाती है। और वो जो घर है, जो मैं किस्सा कहानी सुना उस घर के बारे में, तुम सही कह रहे हो, वो एक हॉन्टेड घर है। वहाँ पर एक छोटा परिवार रहता था। वो किस्सा कहानी बताने लगा उस घर के बारे में। वहाँ पर हंसता खेलता हुआ एक छोटा परिवार था। एक 2 बेटी थी और माँ बाप थे। पिता जो थे ना, वो भी ट्रक चलाने का काम करते थे, नौकरी करते थे। और उनके साथ में जो कंडक्टर लड़का था, और वो ट्रक लेकर के आते थे, खड़ा करते थे और कभी कभी रात पे गुजारते थे यहाँ पर। तो लड़का भी रुका रहता था। अब बड़ी लड़की की शादी हो चुका था। अब इसके बाद में छोटी लड़की थी ना, उस कंडक्टर से प्यार हो गया और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इसके बाद में जब घर वालों को पता लगता है ना, तो सबसे पहले हार्ट अटैक हो जाता है ड्राइवर साहब को, अपना जान गंवा बैठते हैं। अब इसके बाद में जो माँ होती है ना, माँ का भी बुरा हाल हो जाता है, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन उससे पहले लड़की उस जगह को छोड़ करके चली जाती है। कहाँ जाती है माँ को पता नहीं। कभी घर में वापस लौट के नहीं आती है। और उसके माँ अब कुछ दिन तक जिंदा रहती है, अपनी बेटी को याद करती है कि बेटी है तो लौट के आएगी। लेकिन बेटी लौट के नहीं आती। आखिरकार कुछ दिन तक उस घर में रहती है। अब उसके जो रिश्तेदार हैं, बेटी है, आती है जाती है। लेकिन एक रात अपने घर में वो भी मरी हुई पाती है। अब उसके बाद वो घर बिल्कुल खाली हो जाता है। अब वहाँ पर जो किसान काम करते हैं, आसपास में जिनके खेत हैं, जो जाते थे, वहाँ पर इनकी आत्मा भटकती हुई दिखाई देती थी। हाँ, तब उन्होंने मान लिया कि जो भी लोग यहाँ पर मरे हैं इस घर में, वो प्रेतात्मा बन गए। हाँ, तब से उस घर में कोई झांकने की कोशिश नहीं करता था। अब जो पनवाड़ी था ना, पूरा किस्सा कहानी सुना चुका था। हाँ, तब राजेश ने अनुमान लगा लिया कि हाँ, वो भी लड़की अब किसी कारण बस से अब उसका भी मौत हो चुका, वो भी प्रेतात्मा बन गई होगी। अब वो बदला लेना चाहती थी। शायद ट्रक ड्राइवर वाले से वो एक तरह से नफरत करने लगी थी, तभी तो वो मेरा शिकार बनाना चाहती थी।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी राजेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को, अपनी आप बीती को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।